दिव्यांका जी, आपका एक पैशन गाने का भी रहा है। हाँ जी। कुछ थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए भी गुनगुनाइए। हाँ जी। एक गज़ल है हम्म। आमिर साहब की लिखी हुई हम्म। और चंदन दास की गाई हुई। हम्म। यूं तो दुश्मन थे मुखालिफ शफ वाह। में, यूं तो दुश्मन थे मुखालिफ शफ में, कुछ मेरे दोस्त पुराने वाह। निकले, हम भी इस दर्ज दीवाने निकले, जिंदगी तुझको मनाने निकले। वाह वाह। एक आध और। हाँ जी। एक ये नगमा है 1967 का। अच्छा। मूवी है नौनिहाल, हम्म। रफ़ी साहब का। हम्म। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का वाह। अंजाम, नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर झुकाई वाह। तो खाली सलाम कर कर लूंगा। लूंगा, वाह। तुम्हारे जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा। आपने ये सीखा है कैसे? जी नहीं, सीखा बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर वाले का रहम करम। हाँ। जो आता है बस यूं ही आता है, आजा। कुछ भी नहीं लिखती भी सीखा। हैं? हाँ जी, थोड़ा बहुत शायरी का शौक है, 2-4 लाइनें लिख लेती हूँ। अब सुनाने को मत बोलिएगा। 2-4 लाइन तो अपनी लिखी सुनाई दीजिए। तो एक्चुअली सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे याद नहीं रहता है, मैं लिख के भूल जाती हूँ, तो मुझे डायरी खोलनी पड़ती है फिर अपनी। खोल लीजिए डायरी। जी, तो मेरी कुछ खुद से लिखी हुई लाइंस हैं। हाँ। वो कहते हैं कि वक्त बर्बाद होता है उनका हमारे साथ, वाह। वो कहते हैं कि वक्त बर्बाद होता है उनका हमारे साथ, लगी को दिल लगी समझ बैठे वो, कोई जरा उनसे ये पूछे क्या उन्होंने भी इश्क किया है। वाह। खामोशी से देखा करती हूँ उसे दूर से, कितना मगरूर, घमंड के नशे में चूर, रोशन है अपनी महफिलों के नूर से। ये उस इंसान के लिए है जो बहुत ही अपने में खोया हुआ है। अपने में खोया हुआ है। हाँ। खामोशी से देखा करती हूँ उसे दूर से, कितना मगरूर, घमंड के नशे में चूर, रोशन है अपनी महफिलों के नूर से। दिल की किताब में गुलाब उनका था, रात की नींद में ख्वाब उनका था। वाह वाह वाह। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह, जहां हर शब्द के मायने हैं और हर कहानी एक नई रोशनी लेके आती है। आज की कहानी में हमारी खास मेहमान हैं दिव्यांका सिंह जी, जिनका कैरियर एक शिक्षक के रूप में शुरू हुआ। फिर उन्होंने ब्यूटी पेजेंट जीते, सोशल मीडिया पर अपनी एक पहचान बनाई, समाज सेवा भी करती है। तो इतनी सारी जो खूबियां हैं वो दिव्यांका जी में हैं। इसके बावजूद वो अपने जो सामाजिक वैल्यू हैं, पारिवारिक वैल्यू हैं, उनको साथ लेके चल रही हैं। तो आज समाज की तमाम जो समस्याएं हैं उनको किस तरीके से दिव्यांका जी देखती हैं, इस पे बात करेंगे। और उनका अपना कैरियर कैसा रहा है, शिक्षक से लेके और ब्यूटी पेजेंट जीतने तक, मॉडलिंग करने तक, बहुत सारी अचीवमेंट है उनके पास। दिव्यांका जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार शैलेंद्र जी। थोड़ा सा ये बताइए कि जब आप टीचिंग में थी हाँ जी। तो कैसा दौर था? बहुत अच्छा दौर था, मैंने अपने टीचिंग पीरियड को बहुत इन्जॉय किया। हाँ। और काफ़ी डेडिकेटेड थी मैं अपने प्रोफेशन के प्रति, हम्म। और डिसिप्लिन भी मैं बहुत रही हूँ। हम्म। एक टीचर वैसे भी डिसिप्लिन होता ही है। हाँ।
तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा अपना करियर एज ए टीचर। हाँ, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा हासिल हाँ की जी, है, हाँ जी। वो दौर लड़कियों के लिए कैसा था? आज भी आप लड़कियों को देखती हाँ हैं, जी। दोनों दौर में जरा तुलना करके बताइए वो कैसा दौर था? तो बहुत सुनहरा था शैलेंद्र जी, अब मैं हाँ। क्या ही बताऊं आपको। हाँ वो यादें बिल्कुल छाई हुई हैं दिमाग में। हाँ। और बहुत अच्छा लगता था। कैंपस में भी हम लोग जब निकलते थे, बॉयज़ गर्ल्स का अपना जैसा भी था, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। एक दूसरे की हेल्प करना और प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना। मैं भी यूनिवर्सिटी के कई प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर चुकी हूँ। बहुत अच्छा दौर था। कैसा कैंपस था? गर्ल्स हॉस्टल को लेके बड़ा क्रेज रहता था हाँ, लड़कों में। बिल्कुल बिल्कुल बहुत रहता था। तब तो हॉस्टल के बाहर लड़कों की लाइन लगी रहती थी। हाँ और वो देखना भी अच्छा ही लगता था, मजे हाँ। आते थे। हाँ हाँ, फ्रेंड्स लोग एक दूसरे के साथ रोमिंग अराउंड जैसा हाँ। माहौल, हाँ घूमना फिरना, एंजॉय करना, पढ़ाई भी करना और एक दूसरे का ख्याल भी रखना। हाँ। हाँ, बहुत अच्छे लोग थे उस दौर के लेकिन भी। एक बंदिशें थी आज के दौर और उस दौर के बीच में, आपको क्या हाँ, लगता कुछ है? तो बंदिशें बिल्कुल थी, बिल्कुल थी, और रहनी भी चाहिए। मेरे ख्याल से रहनी भी चाहिए। हर चीज एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है ना। तो जैसे जो भी रिस्ट्रिक्शन थे, रूल थे कि आपको हॉस्टल में कितने बजे तक वापस आना है, कितने बजे तक आप बाहर रह सकते हैं, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। हाँ, जो भी और था। जो फैशन उस समय लड़कियां करती थी और आज का? फैशन उस समय मुझे लगता है थोड़ा कम था। हाँ। जितना अब है। मैं भी इतना फैशन और उसमें नहीं रहती थी। हाँ। बस मैं अपनी पढ़ाई में ही रहती थी। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स कहते भी थे कि ये तो वो क्या है, किताबी कीड़ा, हाँ। ऐसे टर्म्स यूज करते थे। हाँ। जब मुझे पूछा जाता था दिव्यांका किधर है, तो कोई बोल देता था होगी कहीं किताबों में खोई हुई। हाँ। तो ऐसा रहता था अच्छा। थोड़ा सा। फिर आपने डिसिप्लिन के बाद ये सब चीज़ें अचीव की। हाँ जी। कोई ऐसी घटना उस दौर की, हॉस्टल लाइफ की, हाँ जी। जिसकी आप तुलना करते आज कुछ बता सकती हैं? हाँ, मैं अच्छा, हमारे एक उस समय प्रोवोस्ट हॉस्टल की हुई थी। अब उनका नेम तो मैं नहीं लेना चाहूँगी। वो थोड़ी सी काफ़ी बोल्ड लेडी थी उस समय की। तो हम लोग को कई बार क्या होता था, प्रोटेस्ट के लिए वो मतलब प्रेशराइज किया जाता था एक तरह से, ऐसे कह सकते हैं कि आप ना जाना चाहें तब भी आपको जाना है। और ऐसे बच्चे जो सिर्फ अपनी पढ़ाई और ऐसी चीज़ों में ही गुम रहते हैं, उन्हें बाहरी दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं रहता है। तो थोड़ा मैं उसी टाइप के बच्चों में ही थी, लड़कियों में थी। तो वो क्या करते थे कि कोई प्रोटेस्ट करना है, आपको ज़बरदस्ती जाना है। तो हम क्या करते थे, कभी कभी बाथरूम में छुप जाते थे कि जो सीनियर गर्ल्स होती थी हमारी, लड़कियों का जो मॉनिटरिंग करती थी हर चीज़ का, वो ढूंढने आती थी। तो उन्हें हम नहीं मिलते थे, लेकिन लिस्ट में नाम चढ़ जाता था कि ये लड़की जो है ये उसमें नहीं गई है। हाँ, तो हम लोग को क्या होता था, फाइन देना पड़ता था। तब क्या, जब आपको फाइन देना पड़ रहा है तो इससे अच्छा आप प्रोटेस्ट ही कर लीजिए। तो अच्छा। ये रहता था कि हम लोग को जबरदस्ती उस चीज में जाना पड़ता था। मैं गई भी हूँ जबरदस्ती का, लेकिन ये भी है कि एंजॉय भी किया। अच्छी महिला भी थी, अच्छा ही था। वो लड़कियों को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहती थी कि आप अपने अधिकारों के लिए या जो चीज़ें आपको नहीं अच्छी लग रही हैं उनके लिए आप आवाज़ उठा सकें। अच्छा। और अब जब आप टीचर बनी, फिर जो एक बदलाव देख रही हैं सिस्टम में, बच्चों में, आप लोग जिस तरीके से एक स्टूडेंट लाइफ जिए, अब ये बच्चे जिस तरीके से स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं, कितना प्रेशर है, किस तरीके का माहौल देखती हैं? बिल्कुल, देखिए उस टाइम से लेके और इस टाइम में बहुत अंतर है ना। तब इतना सोशल मीडिया नहीं था, ये फोन्स, एंड्रॉयड फोन्स नहीं थे, आईफोन्स नहीं थे, छोटे वो मैनुअल फोन होते थे, बटन वाले। नोकिया का दौर था वो, एंड ब्लैकबेरी, नोकिया एंड ब्लैकबेरी चलता था, पेजर होता था। इतना पुराना जमाना भी नहीं है मैं कहूँगी, लेकिन हाँ ये था, इतना एक्सपोजर नहीं था, इंटरनेट भी नहीं थे इतना। तो उस समय क्या है, हम लोग इंटरैक्ट रहते थे एक दूसरे से, फैमिली से, फ्रेंड्स से, सोसाइटी से, रिश्तेदारों से, जो कि अब लैकिंग है, कहीं ना कहीं जाके कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। अच्छा, ये जो प्रेशर बच्चों पे देख रही हैं कि छोटे छोटी घटनाएं बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं, और तमाम तरीके की, कोई डिप्रेशन में चला जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है आप देखती हैं? एक दौर वो भी था जब डिप्रेशन नाम की चीज़ें स्टूडेंट लाइफ में नहीं होती थी। मुझे लगता है कि उस टाइम अब अपने अंदर के विचारों को, या अंदर जो भी आपके चल रहा है, वो अपने दोस्तों से या कहते हैं समाज में जो भी आपका करीबी व्यक्ति है,
कहीं ना कहीं शेयर कर सकते थे, है ना। अब मुझे लगता है इस चीज की कहीं ना कहीं कमी है, लोग अपने फोन्स में या अपने आप में ही खोए रहते हैं, डिस्कशन कम हो गया है। मुझे लगता है कन्वर्सेशन जो होता है या कम्युनिकेशन जो होता है वो अपने विचारों को व्यक्त करने की सबसे अच्छी एक विधा है। कि जिससे आप अपने अंदर जो भी चल रहा है वो आपको शेयर करना चाहिए। मन में रखने से कोई चीज का सोल्यूशन नहीं होता है, किसी भी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं होता है। और आप डिप्रेशन में जाते रहते हो। डिप्रेशन क्या होता है? पहले तो कभी हम नहीं सुनते थे कि इसको डिप्रेशन हो गया, दवाइयाँ चल रही हैं। डिप्रेशन का रीजन यही है कि लोग एक दूसरे से कट ऑफ हो गए हैं। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि जो ये फैमिली बॉन्डिंग है ये बहुत अच्छी चीज। न्यूक्लियर फैमिली से क्या होता है, लोग अपने में ही रहते हैं, अकेले बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं, उन्हें भी जॉइंट फैमिली का कोई इतना नॉलेज नहीं होता, जानते नहीं। तो ये कल्चर मुझे लगता है कि अच्छा नहीं है। अच्छा, रैगिंग एक बड़ा विषय होता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कोई रैगिंग अनुभव है? हाँ, बहुत है रैगिंग। रैगिंग तो खूब हुई है। अपनी रैगिंग के कुछ? रैगिंग तो खूब हुई है। और हम लोगों को क्या, जब नए नए गए थे ग्रेजुएशन में, तो यहाँ हॉस्टल में क्या करते थे, 2 चोटी बांधनी है आपको ऑयल में, बिल्कुल ऑयल एंड ऑल, और बिंदी लगा के और ये करके। और जो सीनियर्स जब भी आपको मिले तो उनको नमस्ते बोलना है, ऐसे करना है, जहाँ भी मिले उनको झुक के नमस्ते बोलना है। ये सब खूब चलता था। लेकिन तब रैगिंग को बच्चे भी एक एंजॉय करते थे। अब क्या होता है, रैगिंग के बाद तमाम सुसाइड करते ये सब। तो रैगिंग का पैटर्न भी चेंज हो गया है ना। कभी कभी क्या होता है, जिसकी रैगिंग हो रही है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ जाती है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। एज ए फन आप उसको करिए, आप उससे डांस करवाइए, सिंगिंग करवाइए, जैसे मैंने बताया चोटी करवाइए, नमस्ते करवाइए, ये सब चीजें चल सकती हैं। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट पे किसी की भी बात नहीं आनी चाहिए। अच्छा, आपका शिक्षा के क्षेत्र में जब पढ़ाने का काम शुरू किया और फिर वहाँ से आपने ब्यूटी प्रेजेंट में हिस्सा लिया, ये जो बदलाव था ये कैसा था? हाँ जी पहले तो मैं बस अपने ही प्रोफेशन में, और या यूँ कह लें अपनी ही लाइफ में ही गुम रहने वाली एक इंसान थी। सुबह से पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्कूल, और फिर अपनी कोचिंग भी डाली हुई थी मैंने, वो भी काम करती थी। तो कहीं सोशल गैदरिंग या किसी वेडिंग या कोई भी ऐसी चीज़ों में जाना हो तो मैं ज़्यादा जल्दी नहीं जाती थी। तो क्या होता था, क्योंकि मुझे अपने ही काम देखने हैं, मेरे दिमाग में सुबह से शाम अगले दिन तक बस वही चीज़ें चलती थी। मुझे इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये, स्टेप बाय स्टेप मुझे ये। और उस समय तो मुझे 24 आवर्स भी कम लगते थे। ऐसा लगता था 4-5 घंटे मुझे और एक्स्ट्रा मिलने चाहिए। तो घर में भी काफ़ी आर्गुमेंट्स होते थे कि तुम बस इन्हीं चीज़ों में ही खोए रहते हो, तुम्हें आगे की दुनिया भी देखनी चाहिए। अच्छा ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसी दौरान मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे ब्यूटी पेजेंट हो रहा था उसके लिए इनकरेज किया। हाँ, कि तुम में वो सारी क्वालिटीज़ हैं, उसे लगता होगा कि हाँ मुझमें है क्वालिटीज़। तो उसने मुझे काफ़ी इनकरेज किया कि तुम उसमें पार्ट लो। मैंने भी एज ए फन मलिकाई अवध ग्रुप्स का एक पेजेंट चल रहा था, उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मुझे टाइटल भी मैंने विन किया, स्टाइल आइकॉन ऑफ नेशन। और इस तरह उसके बाद फिर मज़ा आने लगा, तो 1-2 और एज ए शो स्टॉपर भी किए। सोशल कॉज वॉक भी करी, फैशन वॉक करी, और कुछ ब्रांड्स के लिए मॉडलिंग भी करी। इसी तरह से आगे करते रहे। और फिर सोशल मीडिया पर आपने सोशल मीडिया का मैं आपको बताना चाहूँगी शैलेंद्र जी, ये बात है उस जमाने की जब टिकटॉक होता था। अच्छा। टिकटॉक का जो जमाना था वो भी मुझे नहीं पता था। उस टाइम मैं जॉब में ही थी, तो मैं बस उन्हीं चीज़ों में रहने वाली थी। तो मेरे कजिन्स घर पे आए हुए थे। बनी फिर आप? हाँ फिर मेरे कजिन्स आए, उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया कि दी आप ये क्यों नहीं यूज़ करते हो। मैंने कहा ये क्या होता है। तो ऐसे खेल खेल में हम लोगों ने घर में एक वीडियो बनाया, तो मज़ा आने लगा उसमें। अच्छा, टिकटॉक भी मैंने बनाया, बहुत अच्छी फॉलोइंग उसमें मिली, बहुत अच्छा राइज मिला। फिर क्या हुआ, वो भी बैन हो गया, टिकटॉक भी बैन हो गया। फिर टिकटॉक से बैन जब सबने स्विच किया तो इंस्टाग्राम पे आ गए। उस टाइम तक मैं इंस्टाग्राम पे नहीं थी। अच्छा। जब ये टिकटॉक चलता था, इंस्टाग्राम का ज़्यादा मुझे इतना नहीं था क्रेज़, ना नॉलेज भी बहुत नहीं थी। हाँ, एक ऐप है ये तो पता था मुझे। फिर इस पे जब आए तो अंदर से कलाकार निकल के बाहर आने लगा। तो बस वीडियो एक्टिंग और जो वीडियो बनाते हैं सॉन्ग्स के। अच्छा, सोशल मीडिया के अपने अपने दायरे हैं। वहाँ पे कुछ लोग प्रशंसा करने वाले हैं, कुछ आलोचना करने वाले हैं।
इनको कैसे हैंडल किया जाए? कई बार लोग इस पे फंस के बड़ा डिप्रेस हो जाते हैं। डिप्रेस होने की ज़रूरत क्या है? आप एज ए फन इसको लीजिए, एज ए पैशन लीजिए। हाँ। आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं आप उन्हें बाहर दिखा रहे हैं ना। हाँ, एक क्राइटेरिया है और एक लिमिटेशन। हाँ, हर चीज़ की लिमिटेशंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आज कितनी सोशल मीडिया पे वल्गैरिटी भी छाई हुई है, मैं देख रही हूँ। तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और फीमेल्स ज़्यादा ये चीज़ फॉलो करती हैं। मैं कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसी चीज़ें, ऐसी वीडियोस बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। और इस पे गवर्नमेंट को एक्शन भी लेना चाहिए कि इस तरह के जो कंटेंट बनते हैं उन्हें पोस्ट ना किया जाए, है ना। तो लिमिटेशन और रिस्ट्रिक्शन ज़रूर होनी चाहिए। रीजन क्या है ना कि व्यूज के लिए लोग हाथ पांव मारते हैं और उनको लगता है कि अगर आप वल्गर कंटेंट दोगे, एक्सपोज होगे, तो लोग ज्यादा देखेंगे। ऐसा नहीं है। मैं तो इस चीज को नहीं मानती कि ज्यादा आप इस तरह के काम करेंगे। उनका अपने थॉट्स हैं, अपना नजरिया है सोचने का। क्योंकि बहुत सारे वीडियोज जो अच्छे हैं, जिनके अच्छे थॉट्स हैं, उनके भी अच्छे व्यूज आते हैं। लेकिन शैलेंद्र जी, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, अगर आप ऐसे वीडियोस भी हैं, ऐसे अकाउंट्स भी हैं जो अच्छा वीडियो बनाते हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं, मगर उन्हें व्यूज नहीं मिलते, इसीलिए तो फिर वो उधर जाते हैं। तो कोई बात नहीं, एज ए पैशन यूज करिए ना। आपको पसंद है, आप वो काम करते रहिए। व्यूज आए ना आए, जो आपके प्रशंसक हैं, आपको देखना पसंद करते हैं, उनके लिए ही सही। और सबसे बड़ी बात अपने लिए बिल्कुल। कि आजकल बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जो चीज़ें आप बाहर निकल कर नहीं कर सकते, वो घर बैठे उन चीज़ों को कर सकते हैं। और घर से बैठे बैठे वो न जाने कहाँ तक आपकी चीज़ों को, आपके टैलेंट को पहुँचाता है सोशल मीडिया। तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मैं बहुत अप्रिशिएट भी करती हूँ और वो इसी तरह से करते रहें। तो दिव्यांका जी के कहने का मतलब है कि हम लोग अच्छे काम कर रहे हैं तो हमें आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए और शेयर भी करते रहिए, कमेंट करते रहिए, जिससे हम लोगों का हौसला बढ़ा रहे और हम लोग फिर उस तरीके के कंटेंट बनाने की तरफ न जाएं। बहुत शुक्रिया दिव्यांका जी आपका, आपने इतना समय निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हमारे साथ बने रहे। आगे नए वीडियोस में हम कुछ नए शख्सियत के साथ आएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।